हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 15 हमारा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसे हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इस अध्याय के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे लेखक के बारे में भी पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्हें हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों, उन्होंने हिंदी साहित्य के अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि भी प्रदान की। इसी वजह से बच्चों, उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग, द्विवेदी युग, किस नाम से प्रारंभ हुआ था ये युग? तो इस युग को कहते थे द्विवेदी युग, और इसका आरंभ जो है वह हुआ था 1900 में और समापन 1920 में हुआ था। और ये युग जाना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका स्वरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। साथ ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति व दिशा दिया। बच्चों, उनका देहांत 1938 में हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में लोग जानते थे। चलिए बच्चों, अब उनसे संबंधित उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियों को देखें। तो यहाँ देखिए, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं। संपत्ति शास्त्र, यह उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद, ये महिला उपयोगी पुस्तक है। आध्यात्मिक दर्शन, द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में है ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। तो उनकी संपूर्ण साहित्य जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। चलिए बच्चों, अब हम अध्याय आरंभ करते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है, जो टॉपिक है, वो है स्त्री शिक्षा से संबंधित। बच्चों, आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। क्योंकि पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लड़के और लड़कियां बिल्कुल बराबर हैं। अब दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। हम बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय की। तो उस समय को नवजागरण काल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय को क्या कहा जाता है, तो नवजागरण काल कहा जाता है। तो नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। अलख जगाना जो है वह बच्चों एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो उस समय के जो लोग थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काल के जो लोग थे, वह लोगों में यह जागरूकता फैला रहे थे। क्या? तो स्त्री शिक्षा को लेकर के वो लोगों में जागरूकता फैला रहे थे कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए। द्विवेदी जी का जो यह लेख है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह उन सभी
पुराण पंथियों विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। पहले के लोगों का क्या मानना था? यही मानना था कि स्त्री को शिक्षा देना जो है वह जरूरी नहीं है, और समाज के लोग जो हैं वह स्त्री शिक्षा को क्या मानते थे? व्यर्थ मानते थे। तो इसीलिए नवजागरण काल के जो भी महान लोग थे वह चाहते थे कि स्त्री को भी पुरुषों के समान ही शिक्षित किया जाए। और बच्चों, इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है। परंपरा यानी जो भी बातें पहले से चली आ रही हैं उसको ज्यों का त्यों नहीं अपनाया गया है। लोगों ने उसका विरोध किया है, और उस समय के लोगों ने अपने विवेक से यानी अपनी बुद्धि से वो फैसला लिया कि जो भी चीज़ें स्त्रियों के हित में हैं उसे हम क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। लेकिन जो बातें उनके हित में नहीं हैं उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और हम उसे बदलेंगे। और यही विवेकपूर्ण दृष्टि जो है बच्चों, वह नवजागरण काल की विशेषता रही है। नवजागरण काल किस काल को कहते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, नवजागरण काल कहते हैं द्विवेदी काल को। ठीक है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है यह क्या है? एक निबंध है। यह निबंध सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1914 में, और ये प्रकाशित हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका स्वरस्वती में। ठीक है। और यह जो है वह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो पहले इसे प्रकाशित किया गया था पढ़े लिखों का पांडित्य, और उसके बाद द्विवेदी जी ने पुनः इसका प्रकाशन जो है वह महिला मोद पुस्तक में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के नाम से किया है। तो चलिए आज का जो निबंध है हमारा उसे पढ़ते हैं और साथ ही इसे हम समझते भी हैं। खैर, हमने बहुत सारी बातें अभी कर ली हैं और मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ इसमें समझा होगा। यहाँ देखिए, बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी आज का समय, किस समय की बात की जा रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे द्विवेदी काल यानी नवजागरण काल के समय की बात की जा रही है कि उस समय के लोग यानी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। उनका ऐसा मानना था कि अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो इससे क्या होगा? गृह सुख का नाश हो जाएगा, यानी परिवार में जो खुशहाली है वो समाप्त हो जाएगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्त्री शिक्षित होगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, परिवार शिक्षित होगा और इससे परिवार का विकास होगा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से समाज में ये बातें जो हैं वह क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई हो, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य में परिचित रहते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे लेखक कह रहे हैं कि उस समय जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे वो कोई गंवार नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, बल्कि सुशिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे थे, जो लोगों को सही मार्ग पर चलाते थे, जो कुशिक्षितों को शिक्षित करते थे, जो कुमार्ग पर चलते थे उनको सुमार्ग दिखाते थे। ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। ऐसे लोग मानते थे कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो गृह सुख का नाश हो जाएगा। अब देखिए, उनकी कुछ दलीलें भी हैं। चलिए हम उनके दलीलों के बारे में भी जानें कि उनकी दलीलें क्या थी। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं।
इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। अब हमारे लेखक कह रहे हैं कि देखिए, वो जो शिक्षित सुशिक्षित लोग थे, उनकी क्या दलीलें थी कि क्यों स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाए। तो वो लोग मानते थे कि अगर स्त्रियों को शिक्षित किया जाता था पहले से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो हमारे पुराण हैं, गीता है, महाभारत है, रामायण है, उसमें कुछ नियम होने चाहिए होंगे उनकी शिक्षा के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए वह ऐसा सोचते थे कि स्त्रियों को अनपढ़ ही रहना चाहिए। साथ ही वो कहते थे कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। मतलब उस समय के जो विद्वान लोग थे वो शायद विद्वान होते हुए भी मूर्ख थे, क्योंकि उनकी सोच बहुत ही सीमित थी, बहुत ही रूढ़िवादी, संकुचित सोच कह सकते हैं आप। संकुचित सोच वाले लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को विकास की ओर अग्रसर नहीं होने देते। तो देखिए, जो शिक्षित लोग थे वह कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। ये तो मूर्खता भरी बात है। अब यहाँ देखिए, शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। अब यहाँ पे चर्चा किसकी कर रहे हैं? शकुंतला की, जो किनकी पत्नी थी? दुष्यंत की। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है। अब देखिए, शकुंतला की शिक्षा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं अगर शकुंतला अनपढ़ होती तो शायद वह राजा दुष्यंत को इस प्रकार कड़वी बातें श्लोक के माध्यम से नहीं कहती। आप लोगों ने राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो पढ़ी ही होगी। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अपढ़ो कहने का अर्थ है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़, या आप गंवार कह सकते हैं। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। अब कहते हैं कि भाई स्त्री को तो कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपढ़ गंवारों की भाषा भी सीख जाएंगी तो क्या करेंगी? वह सभी चीज़ों को तो बर्बाद ही कर देंगी। ये संकुचित सोच थी उस समय के विद्वानों की। तो बच्चों, आगे का निबंध हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में इसी निबंध के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।